औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ख़ाबर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज हमारा टॉपिक बहुत हटकर है, सियासी टॉपिक, और एक ऐसा मौजू पाकिस्तान की सियासत में एक सुलगता हुआ बाब, बलोचिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं बलोचिस्तान के एक ऐसे इंतहाई नौजवान और उभरते हुए सियासतदान जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल है, सरदार आलम खान तुमरानी। और तुमरानी बजिंजो कबीले की सबसे मौसर, सबसे मजबूत और बलोचिस्तान के अंदर सबसे पावरफुल एक विंग है, और जिसको इंतहाई पजीराई हासिल है। यूँ तो जहाँ जहाँ दुनिया में बलोच लोग रहते हैं वो इस सारी सूरत हाल को जानते हैं, इस तंजीम को भी जानते हैं तुमरानी साहब की, और तुमरानी साहब को भी जानते हैं। और आज हम पाकिस्तान के अवाम से मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान को जो हमें बताएंगे कि बलूचिस्तान का असल मसला क्या है। हमारे तुमरानी साहब से सवालात भी बहुत सुलगते हुए होंगे, और इनके जवाबात जो है वो मैं समझता हूँ हमारे सवालात से बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। अस्सलाम वालेकुम तुमरान। वालेकुम अस्सलाम हाशमी साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुव रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप आए, आपने हमें वक्त दिया और अपने चैनल के थ्रू और अपनी ऑडियंस के थ्रू हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ना ही सिर्फ मुझे बल्कि तमाम मेरी कौम तमरानी जो कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब या पर्शिया या गल्फ़ में रहती है, ना सिर्फ उनको बल्कि तमाम बलूचिस्तान को। तो सबसे पहले तो तमाम बलूचिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा थैंक यू, मिन्नतवार जी। तो तुमरानी साहब ये बताइए कि क्या वाकई बलूचिस्तान की जो एक पेचीदा सूरत हाल है, इसमें इंडिया और बैरूनी कुव्वतों का कोई दखल है या सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है? देखिए, इस बात में तो कोई शक तो है नहीं कि आया भारत की तरफ से कोई इन्फ्लुएंस है या नहीं। ऑब्वियसली भारत की तरफ से है, और भी जितने भी आपके ममालिक हैं गर्दनवा में, उनकी तरफ से एक बहुत ही बड़ा रोल बलूचिस्तान में है। और मैं समझता हूँ कि बैरूनी साजिशों से ज़्यादा अंदरूनी साजिश जो होती है वो ज़्यादा नुकसान देती है। अब अंदरूनी साजिश को मैं किस नज़र से देखता हूँ, हर इंसान का एक अपना नज़रिया होता है। मेरा नज़रिया है कि बलूचिस्तान में जो इस वक्त इंतहा पसंद बैठे हुए हैं, जिनमें BLA है, BLF है, लश्कर बलूचिस्तान है, जो आज़ादी की तहरीकें चलाते हैं, ये नंबर में इतने ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन जो भी हैं, एक तो बड़ी वजह बलूचिस्तान की पसमानदगी में एक ये है, और दूसरा हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से बलूचिस्तान में गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट की रही है। कभी भी एक अवामी हकीकी कभी भी गवर्नमेंट नहीं आई। तो इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट हमेशा रही बलूचिस्तान में, और उन इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ये किया कि ट्राइबल सिस्टम को ख़त्म करने की उन्होंने हमेशा पूरी कोशिश की। और इसके साथ साथ इन जनाब ने क्या किया, इन्होंने मुख्तलिफ डेथ स्क्वाड्स बनाए। अब डेथ स्क्वाड्स बेसिकली क्या होते हैं? डेथ स्क्वाड्स ये होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट फंडेड डेथ स्क्वाड्स। मतलब ये कि वो एक मामूली सी इंसान या मामूली सी एक गिरोह को वो रिसोर्सेज दे देते हैं कि वो वहाँ पे हावी हो जाएं, वो वहाँ पे मुखबरी करें,
اور انہی کی وجہ سے پھر مسنگ پرسنز ہو جاتے ہیں, یا پھر ان کو جو ریسورسز دیے جاتے ہیں, جو ویپنز دیے جاتے ہیں, وہ یا ان کو بس ایک ہی ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے جو آزادی پسند ہے اسے مارنا ہے. آزادی پسند کو تو وہ مارے یا نہ مارے, لیکن ایک پرسنل گرجز اس انسان کا اگر کسی سے ہوگا تو وہ اس کو بھی نقصان پہنچائے گا. ہم نے دیکھا بلوچستان میں مختلف اجتماعی قبریں بھی ڈیتھ اسکواڈس کی طرف نکلی گئیں اور بہت سارے نقصانات بھی ہوئے. تو یہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہیں یہ بیرونی وہ آ جاتے ہیں, بی ایل ایف, لشکر بلوچستان اور اس کے علاوہ جتنے بھی انتہا پسند ہیں ان کی صورت میں, اور اسٹیٹ کی طرف سے جو آ جاتے ہیں ان میں ابھی کچھ ایسے نام ہیں جو میں اگر یہاں لوں گا تو پھر وہ بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا, تو میں ان کا پردہ رکھنا چاہتا ہوں. تو ایسے بھی بڑے اسٹیٹ نہیں کہوں گا, برا الفاظ ہے, اسٹیبلشمنٹ, بیسکلی جو اسٹیٹ کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, بری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے فنڈڈ ان کے لوگ وہاں پہ آگے آ کے جس طرح پالیٹکس میں آگے گھس گئے ہیں, ٹرائبل سسٹم کو ختم کریں. اب موسٹلی آپ دیکھیں کہتے ہیں سرداروں کا بڑا رسوخ ہے بلوچستان میں. جناب بلوچستان میں کوئی 25% to 30% ایک ایسا لینڈ ماس ہوگا جہاں پہ سرداری نظام چلتا ہے. 70% بلوچستان میں تو سرداری نظام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, پھر آ جاتے ہیں آپ کی اسمبلی پہ, 65 کا ایوان ہے. اس 65 کا جو ایوان ہے, یہ 65 ایم پی ایز آپ کے بیٹھتے ہیں, ان میں نواب سرداران آپ حساب لگا لیں کوئی 11 12 13 ہوں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جتنے وہ تو نواب سرداران نہیں ہیں. پھر بلوچستان کیوں پیچھے ہے؟ دیکھیں بلوچستان میں اتنی بھوک پیدا کر دی گئی ہے, اتنی لالچ پیدا کر دی گئی ہے, اور حقیقی نمائندوں کو آگے آنے سے روکا جاتا ہے, یا تو انہیں مارا جاتا ہے, یا تو انہیں غدار بنا دیا جاتا ہے. ابھی وقت بدل چکا ہے. یو کین کراس دا ریور اونلی ونس. ٹھیک ہے جی, ابھی الحمدللہ شعور آ گیا ہے بلوچستان کے جوان میں. بلوچستان کا جوان ایجوکیٹ ہو چکا ہے, اس کو اتنی تعلیم مل گئی ہے, اتنی اویئرنیس اس کو مل گئی ہے کہ اس کو اپنے حقوق کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم ہے. اب یہ سیلاب رکنے والا نہیں, اب یہ طوفان رکنے والا نہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہی 5-6 سال میں ایک نیا بلوچستان اور انشاءاللہ ایک نئی قیادت آپ دیکھیں گے وہاں پہ. جی سردار عالم صاحب تمرانی صاحب, کیا اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہاں پر, جو کردار ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ جس کا جو مثبت کردار ہے وہ ادا کرے. اگر میرا کردار ایک قبائلی سے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کردار میں رہنے کی بجائے وہ تجاوز کر رہی ہے, تجاوز کر رہی ہے, تجاوز کر کر رہی ہے, اس رہی میں ہے. کوئی شک نہیں. اور بالکل تجاوز کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ بے گناہ لوگ آپ نے کہا کہ وہ ان کی بینٹ چڑھ جاتے ہیں. ان کی بینٹ بھی بے گناہ لوگ چڑھ جاتے ہیں, اور پھر جو باہر سے فنڈڈ آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں ان کی بینٹ بھی بے گناہ لوگ چڑھ جاتے ہیں. ابھی ہمارا خاندان ہے, میرے والد صاحب ہیں, ہم سب پہ حملے ہوئے ہیں, ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب حالات کو بڑے قریب سے دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. ابھی 18 کا جب الیکشن ہوا, 18 کے الیکشن میں ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں. ہم ہمیشہ سے قبائلی لوگ رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ سے ایک ہمارا ٹرائبل سسٹم ہے, ہم نے اس کو فوقیت دی ہے. لیکن کیونکہ جو پھر ہماری کانسٹیٹوئنسی سے اگر جن لوگوں کو ہم سامنے لائے انہوں نے کبھی کام کیا نہیں. ابھی 2022, کین یو بلیو دس کہ ہمارے علاقے میں اب تک بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ہاسپٹل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں. بالکل بالکل. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جرگہ اور ہمارے لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں آنا چاہیے. آپ بلوچستان کے جو سرداری نظام ہے, جی اس میں ایک اہم سردار کا خاندان ہے آپ کا. بالکل. اور اس کے باوجود بالکل جی آپ کے گاؤں میں پانی بجلی تک نہیں ہے. بلوچستان میں میں اپنی خزدار وغیرہ اس کے گردنواں کی بات نہیں کروں گا. 80% آپ کے بلوچستان میں الیکٹریسٹی نہیں ہے. 80% بلوچستان میں اور جو بجلی نہیں. اوپر جو بلوچستان کا جو سائڈ, جو جیونی والا سائڈ ہے, کوسٹل لائن ہے, اس طرف جو بجلی آتی ہے وہ ایران کی طرف سے آتی ہے. ٹھیک ہے جی, گیس بلوچستان سے نکل رہی ہے, بلوچستان میں نہیں ہے. تو ہم نے کبھی بھی ہمارے اپنے نمائندے ملے ہی نہیں. ہمیں نمائندے وہ ملے جو آگے سے رکھے گئے. لیکن ہمیں پاکستان کے
बलूचिस्तान को निकाल के हमारे जो दूसरे सूबे हैं, पूरा पाकिस्तान है, वहाँ एक तासुर दिया जाता है कि वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट इसलिए मौजूद है कि वो दहशतगर्द ग्रुपों को और फॉरेन फंडेड ग्रुप्स को वो किल करने के लिए, उनसे जंग करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तासुर दुरुस्त नहीं है, ये किसी हद तक दुरुस्त मैं है। अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। क्या दहशतगर्द सिर्फ बलूचिस्तान में है? उनका असर रसूख सिर्फ बलूचिस्तान में है? क्या पंजाब में धमाके नहीं होते, किडनैपिंग नहीं होती? यहाँ पे भी होती है, सिंध में होती है, आपके वजीरिस्तान उस तरफ होती है, लेकिन बलूचिस्तान में ही क्यों बलूचिस्तान में? अब देखें, मैं बलूचिस्तान, अब मैं आपको किस तरह मैं चले थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप बलूच के दिल से ये बात निकाल देंगे कि उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि वो पाकिस्तानी है, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हूँ, तो मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। इस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी हो, उनको बलूचों पे यकीन करना पड़ेगा, बलूचिस्तान की सरजमीन पे यकीन करना पड़ेगा। जिसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जो पंजाब के आपके नवाब ऑफ कालाबाग थे, नवाब ऑफ आपके बहावल नगर थे, जितने भी नवाब सरदारान पंजाब के थे और जितने भी नवाब सरदारान बलूचिस्तान के थे, चाहे वो खान अफकलात हो, चाहे जाम ख़ानदान हो, चाहे जोगिज़ई ख़ानदान हो, चाहे बुगटी कबीला हो, ये नवाब सरदारान की जो मोहब्बत और इनकी भाईचारगी का जो ताल्लुक माजी में था, वो आपके सामने है। कोई मुखालिफत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ये कन्फ्यूजन जो है फिर दरमियान में इंतहा पसंद ले आया। अभी आप देखें, बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा नाम है बलूचों का, अमीर चाकर आज़म, उससे बड़ा नाम बलूचिस्तान बलूची तारीख में न था न है। चाकरानी जी, रिंद, अमीर चाकर आज़म रिंद, वो किधर है? वो पंजाब की ज़मीन के सुपर्द है। उनका टॉम्ब इधर, मकबरा इधर पंजाब में है। बलूचिस्तान से ज़्यादा बलूच पंजाब में रहते हैं, बलूचिस्तान से ज़्यादा बलूच सिंध में रहते हैं। तो एक देखिए, यकीन करना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बेशक इस्टेब्लिशमेंट की हैं वो अदा करें, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ की गवर्नमेंट की हैं वो बिल्कुल उसको भी वो करना चाहिए। अभी आपका एक चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठा हुआ है, वो भी मेरे अलाइंस से है। वो पिछले 7-8 सालों में कभी भी अपने इलाके जहाँ से वो इलेक्शन जीता है वहाँ गया है। एक चीफ मिनिस्टर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो अपने इलाके गया नहीं जहाँ से उसने इलेक्शन जीता है पिछले 7 सालों से। और कुछ दिन पहले वो गया था, गालिबन 3-4 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए वो गया था। तो ऐसे निज़ाम नहीं चलता। और इनसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे नवाब जाम कमाल खान, उनके साथ हम थे, उनकी गवर्नमेंट में थे। और आई थिंक वो जो इंसान है, ही इज़ अ ग्रेट मैन। उनके टाइम में बलूचिस्तान में एक होप आ गई थी कि बलूचिस्तान काफ़ी आगे जा सकता है और इवन बलूचिस्तान पंजाब के साथ कम्पीट कर सकता है। बजट की जो एलोकेशन थी वो तमाम बलूचिस्तान में थी और बड़ा काम किया उन्होंने। अभी फ्लड में अभी बलूचिस्तान तमाम फ्लड में डूबा हुआ, लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल सोई हुई। लेकिन जो जाम कमाल खान है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने बीइंग जस्ट एन एमपीए, उन्होंने बगैर किसी गवर्नमेंट की मदद से, बगैर किसी एनजीओ की मदद से उन्होंने अपना इलाका रेस्क्यू किया। और हमारा इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी अपना इलाका रेस्क्यू किया बगैर किसी गवर्नमेंट की मदद से, बगैर किसी एनजीओ की मदद से। आपने तो अपनी मदद आपके तहत किया, उन्होंने सरकारी वसाइल से किया। जाम कमाल ने सरकारी वसाइल से नहीं किया, उन्होंने भी अपनी मदद आप किया। तो बलूचिस्तान में बैठा इस वक्त एक एमपी अगर अपनी मदद आप ही अगर अपने हल्के को बचा ले तो वही काफ़ी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने जी या बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसने हुकूमती सतह पे कोई ऐसे इकदाम नहीं किए गए? बिल्कुल नहीं किए। वो लोग जो है बेचारगी में है, अब तक वो बेघर होंगे। आपका कितने लोग अब तक घर होंगे? कितने लोग हैं जो मुसीबत में अभी तक, सर्दियां आ रही हैं, उनके पास बिस्तर नहीं होंगे, बच्चों की रोटी का मसला है, स्कूल तबाह हो गए हैं, घर तबाह हो गए हैं, सारा कुछ बर्बाद हो गया। सबसे पहले जो आपका फ्लड आया वो आया लसबेला, लसबेला के बाद आया खुजदार। लसबेला खुजदार अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक रेस्क्यू हो गए, लेकिन वो भी अपनी मदद आप। उसके बाद फिर झलमक्सी की तरफ फ्लड आया, फिर वो नसीराबाद डिवीज़न सारा आपका डूब गया। आज भी नसीराबाद डिवीज़न जो है वो सारा डूबा हुआ है, लेकिन कोई नहीं जा रहा वहाँ पे।
لیکن جو وہاں پہ پرائیویٹ لوگ ہیں, جو وہاں کے قبائلی لوگ ہیں, یا جن کے دلوں میں تھوڑا بہت احساس ہے, جن کے دلوں میں احساس ہے, وہ آگے جا رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا, یہ تاثر ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ سرکاری نظام ایسا ہے, وہ نظام ایسا ہے, قبائلی نظام ایسا ہے, نظام ہو, وہ چاہے صدارتی نظام ہو, جمہوری نظام ہو, قبائلی نظام ہو, کوئی بھی نظام ہو, منارکزم ہو, بادشاہت ہو, جس نظام میں جب تک اخلاقیات, عدل اور انصاف ہے, وہ نظام بہتر ہے. ان میں سے کسی بھی نظام میں عدل, انصاف اور اخلاقیات نہیں ہے تو وہ نظام زوال کا شکار ہوگا. اور ابھی یہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں, جو فلڈ سے, صرف بلوچستان نہیں, سندھ میں بھی, جنوبی پنجاب میں بھی, آپ کے خیبر پختونخوا میں بھی, اب یہ جو لوگ ان کے گھر تباہ ہو گئے, اب یہ لوگ یہاں سے نکل کے جب شہروں کا رخ کریں گے, ظاہر ہے علاقے تباہ ہو گئے, بریڈ نہیں, کچھ بھی نہیں, زمینیں بچی نہیں, مال مویشی چلے گئے, نتھنگ. اب جب یہ لوگ یہاں سے اٹھ کے شہروں کا رخ کریں گے, یا کراچی چلے جائیں گے, یا اسلام آباد کی طرف, یا پنڈی کی طرف, یا پشاور کی طرف, اس طرف جائیں گے, تو یہ لوگ سنبھالنے, آپ ان کو نہیں سنبھال سکتے, بالکل نہیں سنبھال سکتے. مہاجرین والا حساب ہو جائے گا کہ اپنے ہی ملک میں اگر اس طرح مہاجر بن جائیں تو اور پھر ان مہاجرین کی مدد بھی کوئی نہیں کرے گا. بالکل. اچھا, ایک اور میں قبائلی تاریخ بتانا چاہوں گا, جو علم خان, بیسکلی علم خان میرا نام ہے, عالم نہیں, علم. تو جو علم خان ون تھے وہ ایران سے آئے, ایران سے سرباز جو ایک وہاں کی اسٹیٹ, وہ اس اسٹیٹ کے مالک تھے, وہاں سے پھر آئے بلوچستان. پھر علم خان 2 تھے, علم خان 2 جو تھے وہ پھر ادھر جام ریاست اور خان ریاست کے ساتھ رہے, جام ریاست اور خان ریاست کے ساتھ رہے. اور پھر لسبیلا جو بیلا علاقہ ہے, بیلا سے لے کر وڈ کے درمیان 7-8 جو گاؤں آ جاتے ہیں, وہ ٹرائبل جورسڈکشن ہے وہاں کی, تقریباً کوئی 6 to 7,000 اسکوائر کلومیٹر ہوگا وہ, تو وہ وہاں کا ایریا ہے ہمارا. اور اس کے بعد آئی ایم علم خان 3, جو علم خان 2 تھے, اور جو ہمارے آبا و اجداد تھے, ان کا بڑا اثر و رسوخ رہا بلوچستان اور پاکستان کی انیکسیشن میں, بڑا ان کا ایک کردار رہا. اور اس کردار کی وجہ سے آج بھی ہم, اور شاید آنے والی میری نسل یا میرے بھائی کی نسل, ہمیشہ اور شاید تا حیات وہ BLA, BLF, لشکر بلوچستان, یہ وہ جتنے بھی باہر کے ممالک فنڈڈ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, ان کا شکار بنتے رہیں گے. ہمارا ایک پیس میسج ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے کام نہیں, ہمیں یہ جو BLA, BLF ہیں ان سے بھی کوئی کام نہیں, ہمیں پیس میں رہنا ہے. ہمیں پیس میں آپ کے خاندان کے کیا کوئی لوگ جو ہیں وہ کوئی دہشت گردی کا شکار ہوئے کبھی؟ ہمارے خاندان کے لوگ بالکل ہوئے, 1-2 نہیں بلکہ بڑے نمبرز میں ہوئے, دہشت گردی کا شکار ہوئے. ہمارے کافی لوگ اسٹیبلشمنٹ کے مسنگ پرسنز کا شکار ہوئے. تو ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی مارا, ہمیں تو اس نے بھی مارا. آپ کے خاندان کے کتنے لوگ مسنگ پرسن میں شامل ہیں؟ لا تعداد لوگ مسنگ پرسن میں, صرف ہمارے خاندان نہیں, میرے قبیلے کے لوگ, لا تعداد لوگ. اب مسنگ پرسن کا نام بھی اتنا پولیٹیسائز ہو گیا, اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے مسنگ پرسن کا نام لوں تو ادھر شاید لوگ یہ سمجھیں کہ ایک ووٹ بینک کے لیے یہ کر رہا ہے. مسنگ پرسن بس ایک ڈائیلاگ بن چکا ہے بلوچستان میں, جو کہ ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی بندہ بس مسنگ پرسن کا نام لے کے بلوچستان کے لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے بس ان سے ووٹ لینا, بیسکلی یہ بن چکا ہے. اب مسنگ پرسن میں بہت سارے لوگ ہیں, ایک جینون لوگ ہیں مسنگ پرسن میں, ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جا کے آپ کے دہشت گرد جو جماعتیں ہیں ان کا حصہ بن گئی, ان کا نام بھی مسنگ پرسن میں ڈال دیا, یا جو لوگ بھاگ کے افغانستان چلے گئے ان کا نام بھی مسنگ پرسن میں آ گیا. تو اس طرح مسنگ پرسن کا نام بھی بڑا خراب ہو گیا. تو یہ کوئی ایک پوائنٹ ابھی یہ رہا نہیں ہے, اور اس کا فائدہ اٹھایا ان اداروں نے, ان ایجنسیوں نے. بالکل, ایجنسیوں نے فائدہ اٹھایا, نہیں اٹھایا. مسنگ پرسن دیکھیں, اس ملک میں کوئی نظام ہے, ٹھیک ہے جی, عدلیہ ہے. اب مسنگ پرسن ہے, آپ اس کو اٹھائیں, عدالت لے جائیں. میں آج حلفاً ایک بات کہتا ہوں, اگر میرے اوپر ثابت ہو جائے کہ میں نے ریاست کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچایا ہے, میں اعلان کرتا ہوں اپنے خاندان, اپنے قبیلے کے, کہ وہ مجھے سر پہ گولی مارے.
عدلیہ بھی نہیں. دیکھیں ایک نظام ہے, ایک میں کہہ رہا ہوں کہ میرا قبائلی نظام ہے, اگر ثابت ہو جاتا ہے اب مجھے بتا دیں, میں ان کے پیچھے پڑ جاؤں. ایک نظام ہے, آپ عدالت میں لے جائیں, عدلیہ میں لے جائیں, اس کے بعد آپ بے شک جب ثابت ہو جائے تو اس کے بعد آپ جو کارروائی کرنی ہے کریں. ابھی کلبھوشن یادو ہے, کیا کلبھوشن یادو ایک وہاں کی جو بلوچ جس کو اٹھایا ہوا ہے کیا اس سے زیادہ ہے؟ اب کلبھوشن یادو کو جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, جو اس کو ایکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, کیا وہ ایکوموڈیٹ اس بلوچ کو کیا جا رہا ہے؟ یا سندھ میں جو لوگ مسنگ پرسن ہو رہے ہیں, یا آپ کے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں, صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں, تمام دنیا کی بات کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں بھی ایسی ہی صورتحال ہے. خیبر پختونخوا میں بالکل ایسی صورتحال ہے. آپ کا جو سوات آپریشن رہا, آپ کا جو کوہستان آپریشن رہا, وزیرستان آپریشن رہا, تو بہت ساری چیزیں. دیکھیں میں پھر ایک بات کہوں گا, ہمیں ہماری ریاستی اداروں سے محبت ہے, تہ دل سے محبت ہے, ہمیشہ رہے گی. اور اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کم از کم سردار عالم خان کو کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی وہ سرٹیفکیٹ لے کے گھومنے کی ضرورت ہے. گندے انڈے ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں, ہر جگہ ہیں, ایون ہمارے بلوچی ٹرائبل سسٹم میں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ گندے انڈے ہر جگہ موجود ہیں, تو میں ان کے خلاف ہوں, میں کسی ایک انسٹیٹیوٹ کے خلاف نہیں ہوں. میں جو سردار عالم خان 2 تھے ان کی ایک وائس ریکارڈنگ ہے جو کہ انہوں نے اپنے آخری چند دنوں میں ریکارڈ کروایا تھا, وہ بلوچی میں تھی. وہ میں اردو میں تھوڑا ٹرانسلیٹ کروں گا, آپ کو بتاؤں گا, جس میں وہ پہلے تو کہتے ہیں, سلام دیتے ہیں, قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میری اولاد, میرے لوگ, میری قوم اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں, اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان, اپنی مال وہ بھی دینی ہو, پریشان نہ ہو, اپنا سر کاٹ کے ملک کے لیے رکھیں. پاکستان ہے تو ہمیں عزت ہے, پاکستان نہیں تو ہماری کیا عزت ہے؟ ہم خاک بسر ہو جائیں گے, ہم در پدر ہو جائیں گے, ہم مہاجر ہو جائیں گے, یہ ملک ہماری پہچان ہے. اور یہ بھی بڑے کلیئرلی وہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک سے میری اولاد میں سے کوئی بھی تھوڑا سا سائیڈ ہو گیا اس کے نظریے سے, تو قیامت کے دن میرا ہاتھ اور اس کی گریبان ہوگی. تو وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے, جو میرے قبیلے کا سب سے بڑا نام ہے, اور اس انسان کا نام جب مجھ پہ رکھا گیا ہے, تو میں کم از کم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. ناظرین, سردار عالم خان تمرانی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں, ان میں سب سے بڑی بات جو ہے, جو مجھے لگا ہے کہ اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی, اس 24 سالہ نوجوان نے جو 20 سال کی عمر میں ہی سیاست میں آ گئے تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے عوام عمومی طور پر پاکستان کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں, وہاں پر علیحدگی پسندی کا کوئی تصور نہیں ہے. اگر یہ سچ ہے, اور یقینی طور پہ سچ ہوگا, کیونکہ یہ نوجوان جو ہے یہ بلوچستان کا ہی نہیں پاکستان کا بھی فیوچر ہے, اگر یہ ساری باتیں درست ہے تو پھر بلوچستان میں آپریشن کیوں, یہ قوم کو بتانا پڑے گا. قوم کو جو کنفیوژن میں ڈالا گیا ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے گڑبڑ کی گئی ہیں, انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلا شبہ ہندوستان اور دوسری غیر ملکی طاقتوں اور بین الاقوامی طاقتوں کا وہاں پر اثر رسوخ ہے, اور وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلوچستان کے عوام ہی دل و جان سے پاکستانی ہیں اور پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بہت ساری پالیسیاں بدلنا پڑیں گی. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سردار صاحب, مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں بلوچستان کے ایک نوجوان سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں, اور میں اپنے صحافیانہ تجربے کی بنیاد پہ, اور میرا صحافیانہ تجربہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 50 سال سے زائد کا ہے, میں خوشی کے ساتھ آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ یہ نوجوان
बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की वहदानी का अलमबरदार बनेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा तमरानी साहब, आप मजीद हमें बताएं कि हम सारी सूरत हाल से जल्दी कैसे निकल सकते हैं। देखें, पहली बात तो मुझे एक बात याद आ गई कि तालीम के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वालदा जो थी, उन्होंने मेरे इलाके में उन्होंने पहला स्कूल मेरी वालदा ने बनाया। वो अलवी है, मेरी वालदा जो है वो अलवी है। तो पहला स्कूल उन्होंने गर्ल्स स्कूल बनाया, प्राइमरी, पहला गर्ल्स स्कूल मेरी वालदा ने वहाँ पे बनाया। तो स्टिल मैं जब कभी वहाँ जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो पिछले 3 सालों में हमने वहाँ पे 11-12 स्कूल बनवा दिए हैं और कुछ स्कूल की अपग्रेडेशन करवा दी है। लड़कियां पढ़ रही हैं? जी, लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन मसला वहाँ पे थोड़ा बहुत फिर भी आ जाता है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो जाती नहीं होती और स्टूडेंट्स में वो फिलहाल माइंडसेट आया नहीं है। और इसके साथ साथ हालात मुझ पे इतने तंग कर दिए गए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट जो काम कर रही है, इन दोनों की तरफ से इतने तंग कर दिए गए हालात कि इलेक्शंस के बाद मुझे मेरे इलाके से दरपदर किया गया। मेरे वालिद साहब ने ही निकाल दिया और क्योंकि खतरा था, तो खतरे से तो हम डरने वाले हैं कि क्यों हमें लापता करवाना। हाँ, खतरे से तो हम डरने वाले हैं नहीं, लेकिन वो वालिद साहब हैं, बाबा जान हैं, बाबा साहब हैं, उनके सामने हमारी हंसी भी नहीं निकलती, उनका जो हुक्म होता है वो सर आंखों पर। तो उन्होंने वहां से निकाल दिया। तो उसके बाद मैंने इलाके के लिए और अपने लोगों के लिए जो काम करना था वो मैं कभी कोयटा जाके करता, कभी टेंडर्स दिए वो वगैरह, और उसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे हर जगह जहां जहां मुझे प्लेटफॉर्म मिलता वहां जाके आवाज उठाता। और पिछले 3 सालों में मैं अपने खानदान, अपनी फैमिली से दूर रहा हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे। ऑब्वियसली हमेशा से मैं उनसे दूर रहा। पहले तो ऐसा होता था साल 2 सालों में कोई महीने 2 में मुलाकात हो जाती थी, अभी तो 3 सालों से कोई मुलाकात नहीं हुई वालिदैन से। वालिद साहब से मुलाकात होती रहती है, तो ये भी बड़ा मुश्किल है। जमाना एक आप जिंदगी सारी इस तरह की गुजार रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस दफा मैंने बलूचिस्तान जाना है तो उनके साथ ही रहना है और काम अच्छा खासा करना है। इसके साथ हाशमी साहब का सवाल था कि अगर बलूचिस्तान में तमाम चीजें अपनी डगर पे चल रही हैं तो ये ऑपरेशंस क्यों हो रहे हैं? लेकिन कुछ ऑपरेशंस तो ऐसे हो रहे हैं कि दिखाए जा रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस ऐसे हो रहे हैं दिखाए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे इलाके में हमने अपनी बैठक एक आर्मी के ब्रिगेड को दे दी कि भाई आप आ जाएं, हमें और हमारे इलाके को सिक्योरिटी दे दें, बेशक आप आ जाएं, आपने ऑपरेशन करना है, जो करना है आप आ जाएं। वो ब्रिगेड एक नहीं 2 दफा आई और 6-6, 7-7 महीने वहां रहे। 3-3 हेलीपैड जहाँ उतरते हैं वो बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन रिजल्ट वॉज 0, कोई रिजल्ट नहीं था। तो कुछ ऑपरेशंस जो हैं वो दिखाने के लिए किए जाते हैं और ऑपरेशंस कुछ होते हैं वो सही भी होते हैं। और इसके अलावा देखें वहां पे अभी जो आपकी चले मैं नाम ले लेता हूँ, अब फॉर एग्जांपल जो फ्रंटियर कॉप है वहां की एफसी है। अब एफसी क्या करती है जनाब, मैं बड़े खुल के बात कर रहा हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है और बड़े खुले दिल का मालिक हूँ, एक अल्लाह का मानने वाला हूँ, मौला का मानने वाला हूँ। जब आएगी उसकी तरफ से आएगी, जब तक वो नहीं लाता तो आनी ही नहीं है। आपको तो परवाह नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं मिसिंग पर्सन में न चले जाऊँ। नहीं, अल्लाह ऐसा ना करे इंशाल्लाह। देखें अब वहां पे ये है कि वहां की एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, जैसे डेथ स्क्वाड्स बना दिए, उनको राहदारी दे देती है। राहदारी ये होती है कि आपकी गाड़ियां जो है वो एनसीपी होंगी, लेकिन आपके पास वो राहदारी का लेटर है तो आप पूरे पाकिस्तान में घूम सकते हैं। आपके पास कलाशनें, बंदूकें, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन राहदारी है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और वहां पे बिजनेसेस जो एस्टेब्लिशमेंट के चल रहे हैं वो थोड़े मैं हाईलाइट करूं, वो जो ईरान से डीजल वगैरह आता है वो इस पे चेन पे पैसे ले लें, ये कर लें, ये उनका बिजनेस है। या फिर वो आप समझे बड़े थर्ड क्लास से बिजनेस है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में पीछे की सीटें निकाल के वहां पे स्मगलिंग का सामान रखना, ये सुपारी आपने बड़ी सुनी होगी, वो रखना और फिर उसको स्मगल करना पूरे एरियाज में इधर उधर। तो ये तो उनका काम है और बड़ी ही अनप्रोफेशनल लोग इस वक्त एफसी में भर्ती हैं, बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। और अक्सर कुछ जगहों पे मैं खुद जब आम इंसान बन के गया हूँ तो मैं खुद इस चीज का शिकार रहा हूँ। तो देखें अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जब
आर्मी की जो ब्रिगेड, वो जब मेरे इलाके से चली गई तो सुबह मैं बैठा हुआ था, तो हमारे कुछ किसान मेरे पास आए, और किसान आए, उनके हाथों में उनके बच्चे थे छोटे छोटे। तो बच्चे आए, वो बच्चे रो रहे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, बच्चे रो रहे हैं? कहते हैं सरदार साहब बस ये बच्चे रो रहे हैं। मैं क्यों रो रहे हैं? कहते हैं वो चले गए ना, इसलिए उनके लिए रो रहे हैं। कौन चले गए जी? आर्मी वाले चले आर्मी वाले चले गए। इस हद तक हमारे मेहमान थे वो मेहमान थे, वो चले गए, अब ये रो रहे हैं। तो वो मुझे कहता है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कॉल करता हूँ, कॉल पे बात कर लो उससे, बच्चे को मैंने कहा। तो मैंने उसको कॉल की, तो वो उस वक्त मेजर था, अब उसकी तरक्की हो गई है, सॉरी कैप्टन था, अब उसकी तरक्की हो गई है। तो मैंने कॉल की उसको, बहुत सारे कैप्टन भी थे, मेजर भी थे, कर्नल भी थे, लेकिन मैंने एक मेजर को कैप्टन को कॉल की। मैंने उससे उन 2 बच्चों की बात कराई, राशिद नाम है उनका। मैंने 2 बच्चों की उनसे बात कराई। अब वो जो 2 बच्चे उससे बात किया, तो वो इतना खुश हो गए, रोना भी साइड हो गया, हर चीज साइड, वो मासूम सी जाने। वो जब वहां से जा रहे थे तो सारे बच्चे से खड़े होकर सलाम दे रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं मोहब्बत है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज से जितनी मोहब्बत करते हैं, मेरे ख्याल से, मैं एक बात आपसे करूं, मेरे ख्याल से हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए कि बलूचिस्तान को इस चीज की गवाही देनी चाहिए कि वो पाकिस्तानी है। मतलब इस पे बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब फौज से उतनी ही मोहब्बत बलोच करते हैं जितने पंजाबी करते हैं, सिंधी करते हैं। फौज क्या है? फौज क्या है? फौज एक इदारा है, फौज एक इदारा है। वो मुझ समेत इस तमाम जमहूरिया पाकिस्तान में वो जितने भी लोग रहते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी का इदारा है, वो उनकी नौकर समझ लें, वतन अजीज की, वतन अजीज की आप वतन अजीज का नौकर समझ लें। वो एक इंस्टीट्यूट है, हम तमाम इंस्टीट्यूट का, अदलिया है, हम बड़ी इज्जत है अदलिया के लिए, आपकी इस्टेब्लिशमेंट के जितने भी इदारे हैं तमाम के लिए इज्जत है। बस ये कि वो अपना काम बड़े अच्छे से करें, और हमारी तरफ से इंशाल्लाह कभी भी किसी को शिकायत नहीं होगी। और जो कोई ऐसा सोचता है कि वो मेरा किबला बदल देगा, मैं कहता हूं कि मेरा रब मेरी जान ही निकाल दे उस दिन जिस दिन मेरा किबला बदल जाए। क्योंकि आप समझते हैं कि आपका किबला दुरुस्त है, मेरा किबला दुरुस्त आप सच्चे आशिक पाकिस्तानी हैं। मैं आशिक रसूल हूँ, मैं एक अल्लाह का मानने वाला हूँ, एक रसूल का मानने वाला हूँ, एक मौला का मानने वाला हूँ। मुझे किसी को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं पाकिस्तान को दिल से चाहता हूँ, और ना ही मैं समझता हूँ किसी को मुझसे यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल जी। आपने 4 साल पहले, जब आपकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, तो आपने एक सियासी जमात बनाते हैं और 20 साल की उम्र में 3 अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं, वो उम्मीदवार कामयाब नहीं होते। अब आप 24 साल के हो गए हैं, तो वो जो आपने पॉलिटिकल एक फोर्स बनाई थी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो आपने मजबूत की अगले इंतखाबात के हवाले से या कुछ? वो इंशाल्लाह देखें, जो लास्ट इलेक्शन था उसमें हमारे 3 उम्मीदवार उतरे, तो जो सामने वाली पार्टी थी उनका 4 पार्टी का अलायंस था बेसिकली, एंड वी वर सिंगल पार्टी। तो अगर वो भी सिंगल पार्टी सब इलेक्शन लड़ लेते, किसी का किसी के साथ अलायंस कॉलिशन नहीं होता, तो इस वक्त मेरे लोग असेंबली में बैठे होते। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं इस पे, और अलायंस बनाएंगे या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? ये अभी मेरा एक अलायंस है, और अभी तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक है, और जाम कमाल खान की क़यादत पे हमें भरोसा है, वो जहां बोलेंगे हम उस तरफ जाएंगे। और अभी कुछ मामला सही नहीं चल रहे, तो इंशाल्लाह आप हमारी तरफ से, और मेरा एक अलायंस है जिसमें 4-5 सरदारान मोहतरम हैं, और कुछ कबायली लोग भी हैं, और मुख्तलिफ जमातों के लोग भी हैं, और बाप पार्टी जो हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके वुमेन विंग के भी लोग हैं। तो आप इंशाल्लाह देखेंगे हमारी तरफ से एक बड़ा सियासी मूव होने जा रहा है इंशाल्लाह 1-2 महीने में, और उसके लिए ही मैं इधर लाहौर और इस्लामाबाद में मेरी कुछ मसरूफियात हैं। तो इंशाल्लाह बस यहाँ से इख्तिताम जैसे हो जाएगा और वो सियासी मूव हो जाएगी, तो उसके बाद आप इंशाल्लाह हमें बलूचिस्तान में पाएंगे, और बड़े ही पॉजिटिवली इंशाल्लाह पाएंगे। नाजरीन, आपने बातें सुनी, ये गुफ्तगू जो है ख़त्म नहीं होगी। हम इंशाल्लाह तुमरानी साहब का
अगला इंटरव्यू बलूचिस्तान में करेंगे। मैं आज यहाँ आपके सामने आपकी बात करना चाह रहे हैं। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि जितने भी देखने वाले मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, मेरे हमवतनों, हम तमाम बलूचिस्तान आपको आपकी तरफ देख रहे हैं और आप आए हमारी तरफ, आप मेरे इलाके आए। हाशमी साहब को भी दावत दी है, मैं जिनसे मिल रहा हूँ, और मेरा एक उसूल है, आपने अकेले नहीं आना, अकेले नहीं आना। मेरा एक उसूल है, जो भी आएगा अकेले नहीं आएगा, वो अपने साथ अपने तमाम दोस्तों को लाएगा। तो आप तमाम ने इंशाल्लाह आना है और मेरा मेहमान बनना है। आपने वो बलूचिस्तान देखना है, हम उन लोगों से बड़ी मिलना है। कोस्टर करवा लेंगे ना इंशाल्लाह बड़ी कोस्टर तो में उन आएंगे। लोगों को देखना है, और जो हकीकी बलूचिस्तान है, जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारे दिल में तो देखिए पाकिस्तानियत, मुसलमान, ये बहुत बाद में आ जाती है। हमारा एक कबायली निज़ाम है जो मोहब्बत का निज़ाम है, जो मेरे देखिए कबायली निज़ाम जो है वो नबियों के दौर से चल रहा है, वो कोई आज का निज़ाम नहीं है। तो हमारा एक मोहब्बत का निज़ाम है, वो निज़ाम इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और बलूचिस्तान के बारे में जो गलत गलत बातें इधर उधर की गई हैं, इंशाल्लाह वो तमाम जो आपका माइंड सेट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। पंजाबियों के कत्ल के बाद वाकयात सामने आते रहते हैं, तो इसका क्या पस मंजर होता है? देखें, पंजाबी हो, बलूच हो, सिंधी हो, सराइकी हो, गोया एक इंसान हो जो सांस लेता है, और उसको अगर कत्ल किया जाता है, मेरी नज़र में वो गलत है। और मैं जो कातिल है, मैं उसके इंतहाई खिलाफ हूँ, मैं इंतहाई खिलाफ हूँ उस इंसान के। और ये जो मुहिम शुरू हुई थी पंजाबियों को मारने की, तहरीक बलूचिस्तान में, देखिए मैं पहले बता चुका कि बलूचिस्तान और पंजाब के जो नवाब सरदारान हैं, इनकी जो मोहब्बत, खुलूस का जो ताल्लुक है, वो तारीख में ढूंढने से भी नहीं मिलती। ठीक है जी, बलूचिस्तान का बड़ा नाम यहाँ दफन है, पंजाब की सरजमीन में। उसके बावजूद एक सियासी मूवमेंट को गर्म करने के लिए ये एक बलूचों में एक है सियासी तौर पर बड़े नाम है, अताउल्लाह मेंगल साहब, अब वो नहीं रहे, मरहूम हो, अल्लाह उनकी जगह जन्नत करे। तो उनके दौर में उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई जहाँ पे भी आप पंजाबी देखें, ये करें, उनको मारना शुरू कर दें। जिसमें फर्स्ट टाइम पंजाबियों का कत्लेआम तमाम बलूचिस्तान में शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम उनके टाइम पे हुआ, और एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म तंजीम के तौर पे किया गया है, जो कि बहुत ज्यादा गलत किया गया, इंतहाई गलत किया गया। मैं मुझ समेत तमाम बलूचिस्तान इस चीज की मजम्मत करता है, और जहां कहीं भी किसी बलूच सरदार, नवाब या किसी भी एक आम बलूच ने भी अगर कोई ऐसी हरकत की है, हम उसके खिलाफ हैं और हम हमेशा से उसके खिलाफ रहेंगे, और यही हमारा ईमान है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू के इख्तिताम का ऐलान करें, मैं एक पंजाबी सहाफ़ी और तुमरानी साहब, एक नौजवान बलोच रहनुमा, उभरते हुए रहनुमा, पाकिस्तान के आने वाले दौर के रहनुमा, हम जाते जाते हाथ में हाथ डाल के नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।